बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 फरवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार को बजट में क्या मिला। मोदी ने दे दिया करोड़ों का जवाब, फिर भी विशेष राज्य की मांग अधूरी। बिहार को मिलेगा 7500 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण, पूरी करनी होगी केंद्र सरकार की ये शर्त। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तलाशने की पहल शुरू, किसे मिल सकती है कितनी सीटें। तेजस्वी यादव को बच्चा कहने पर भड़की आरजेडी, शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को खूब सुनाया। सीएम नीतीश ने जेडीयू नेताओं के साथ शुरू की बड़ी बैठक, मुख्यमंत्री आवास में तैयार हो रहा है खास रणनीति। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले महंगी हो सकती है बिजली बिल, ट्रांसमिशन और ग्रिड कंपनी ने बढ़ाए 14% तक बजट। यहां जानिए आपके पैन कार्ड का कैसे हो सकता है गलत इस्तेमाल, आप भी भूल कर भी ना करें ये गलती। अगर आप भी करते हैं ड्रिंक तो जान ले इससे होने वाले गंभीर बीमारियां। नीतीश सरकार के विश्वास मत हासिल करने की डेट बदली, जानिए क्या है इसकी वजह। बिहार में अब सोलर पावर से चलेगी सभी कोल्ड स्टोरेज, 28 करोड़ रुपए की मिली स्वीकृति। नीतीश कुमार ने बांधे मोदी सरकार की तारीफों के पुल, बजट पर बोले इससे होगा विकास। काजू बादाम से ज्यादा ताकतवर है ये पत्ता, शरीर में फूंक देगा पहलवान सी ताकत। गरीबों, महिलाओं और फिर बिहार के लिए कल्याणकारी होगा बजट, सुशील कुमार मोदी का दावा। अख्तरुल ईमान का राहुल गांधी पर करारा प्रहार, कहा राहुल को अल्पसंख्यक की वोट को चाहिए लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार पर बोलने से डरते हैं। इन युवाओं को सरकार देगी कृषि क्लिनिक खोलने के लिए 2 लाख रुपए, यहां जाने क्या है योग्यता। बीजेपी के साथ आने से नीतीश कुमार को होगा फायदा, अनुराग ठाकुर ने दिया ये जवाब। नीतीश कुमार को फिर सीएम क्यों बनाया, प्रशांत किशोर ने समझाया बीजेपी का बड़ा फायदा। खाने की ये आदतें आपको बना रही पेट के कैंसर का शिकार, कौन सी आदतें आगे आपको बताएंगे विस्तार से। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के बजट का स्वागत किया है। जहां इस अंतरिम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि यह बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। बजट में उच्च शिक्षा के लिए लोन की राशि बढ़ाई गई है, जिससे युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहूलियत होगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि 3 नए रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत होने से देश का आर्थिक विकास और फिर तीव्र गति से हो सकेगा। इससे लॉजिस्टिक एफिशिएंसी में सुधार होगा और लागत में कमी आएगी। सरकार मध्यम वर्ग के लिए विशेष आवास योजना लाएगी, जिसके तहत किराए के घरों एवं झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को आवास का लाभ मिल सकेगा। ये स्वागत योग्य कदम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उद्योगों के विकास के लिए स्टार्टअप के टैक्स स्लैब में 1 साल के लिए छूट बढ़ाई गई है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र के विकास की गति बढ़ेगी, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। दोस्तों बिहार में ठंड के तेवर थोड़े से नरम हुए हैं, लेकिन कनकनी अभी भी खत्म नहीं हुई है। जब पिछले कुछ दिनों से ठंड में थोड़ी सी नरमी जरूर आई है, अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 6 फरवरी से ठंड में फिर एक बार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। जब वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने फरवरी माह के संदर्भ में मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक फरवरी में बिहार में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। ये बारिश राज्य के यानी कि बिहार के मौसम बदलाव में खासी भूमिका निभाएंगी। यह दीर्घकालीन पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य का यानी कि बिहार का औसत तापमान भी सामान्य से अधिक रहेगा। इधर मौसम विभाग पूर्वानुमान के मुताबिक 3 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, यानी कि आज से। इसी तरह
5 तारीख को भी एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है। ऐसे में राज्य के मौसम में आंशिक बदलाव संभव है। हालांकि अब स्थानीय मौसम में किसी तरीके के बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। जब 5 और 6 फरवरी को रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की आशंका जरूर बताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 फरवरी को दक्षिणी पश्चिमी बिहार को छोड़कर के राज्य के यानी कि बिहार के बचे हुए हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की भी आसार है। वहीं पर उत्तर बिहार के जिलों में दिन के समय मौसम की स्थिति सामान्य हो गई है। लगातार निकल रही धूप से लोगों को राहत मिली है। दोस्तों, आरजेडी ने केंद्रीय बजट को कोरा चुनावी भाषण करार दिया है। राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट के नाम पर खाली लिफाफे में डपोर शंखी वादे के साथ केवल चुनावी भाषण दिया है। बिहार में जिस प्रकार एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है तो फिर उम्मीद थी कि उसकी झलक इस अंतरिम बजट में दिखाई देगी, मगर कुछ देने की बजाय बात तो छोड़ ही दीजिए, पूरे बजट में बिहार की कहीं भी कोई भी चर्चा नहीं हुई है। हर साल की बजट की तरह ही इस बार ख्वाब दिखाने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार 2047 में विकसित भारत का ख्वाब दिखाया गया है। हिंदुस्तान एवं मोर्चा के संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बजट की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा गया है कि यह बजट गरीब, महिला, युवा और फिर किसानों के हित में है, जिसमें सबका ख्याल रखा गया है। इस बजट से देश और फिर देशवासियों की आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। आशा, आंगनबाड़ी आदि कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का निर्णय अद्वितीय है। जब बजट के लिए नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने अंतरिम बजट को आर्थिक कुव्यवस्था को गहराने वाला बताया है। उनका कहना है कि ये भविष्य की चिंताओं से बेखबर बजट है। ये राष्ट्र और फिर जनता के बजाय भाजपा के लिए चुनावी लिए हित साधने वाला है। जब हमेशा की तरह इस बार बजट में गरीब, बेरोजगार, नौजवान और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं। जब अपने स्वभाव के अनुसार मोदी सरकार ने उद्योगपतियों में रेवड़ियां बांटने का पूरा जतन किया है। दोस्तों, बिहार में रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां खाली पड़े पदों को बढ़ाने की मांग के लिए हजारों अभ्यर्थी सैदपुर छात्रावास के पास मुख्य सड़क पर उतर गए हैं। जब वहीं आंदोलनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और साथ ही पुलिस ने कई आंदोलनकारियों को उठा करके ले गई है। यह छात्र भावुक हो गए और कहा गया है कि जितना मारना है मारो, लेकिन नौकरी दो। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला पत्रकार रोती बिलखती दिखाई दे रही है। महिला पत्रकार रोते हुए दिखाई दे रही है कि मेरे पति को पुलिस कैसे उठाकर ले जा सकती है। महिला आगे कहती है कि यह गलत है सर, यह मेरे पति को बिहार पुलिस गाड़ी में बैठा करके कैसे ले जा सकती है। कितना गलत काम है, ये तानाशाही सरकार है, ये पिछले गठबंधन की सरकार है। आप सोचे कितना गलत किया गया है। आपको बता दूं कि इस वीडियो को समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बिहार में भाजपा सरकार आते ही उत्पीड़न राज की शुरुआत हो गई है। जहां रोती बिलखती महिला पत्रकार को देख करके भाजपाई बताएं कि उनका नारी वंदन ये सच्चाई है या फिर वे नारी कुंदरन। दोस्तों, विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा कांग्रेस को पिछड़ा विरोधी बताते हुए आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें सही जानकारी नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि पिछड़ा वर्ग के पहले मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय थे, जिन्हें कांग्रेस ने यहां तक पहुंचाया। उसी तरह से मुस्लिम वर्ग से अब्दुल गफूर और फिर अनुसूचित जाति से भोला पासवान शास्त्री उदाहरण है। जब कांग्रेस ने सभी वर्ग के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया है। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आज निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो अनुसूचित जाति से आती हैं। जब कर्नाटक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद पर पिछड़ा वर्ग के नेता है। हाल फिलहाल तक राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद पर भी पिछड़ा वर्ग के नेता थे। भाजपा पर उंगली उठाते हुए उन्होंने सुशील मोदी से पूछा है कि क्या कारण है कि आज तक आरएसएस प्रमुख के पद पर अनुसूचित जाति का कोई भी आदमी नहीं बैठा। बंगारू लक्ष्मण को भाजपा अध्यक्ष पद से क्यों हटाया गया। उन्होंने भाजपा पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया और पूछा है कि क्या यह सच नहीं है कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार को भाजपा ने गिराया। जहां एक प्रश्न यह भी है कि भाजपा ने जाति आधारित गणना का विरोध भी क्यों किया। दोस्तों, बिहार में जेडीयू के एनडीए में शामिल होने के बाद बीजेपी बिहार से सत्तारूढ़ हो गई है। जी हाँ, लेकिन अब इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के सीट बंटवारे पर बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है। सूत्रों का दावा है कि एनडीए में सीट बंटवारे के गणित के सूत्र तलाशने की पहल भी शुरू हो गई है। यह कहा जा रहा है कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू बड़े घटक दल हैं, लेकिन 4 अन्य सहयोगी दलों को भी सम्मानजनक सीट देने की तैयारी की जा रही है, जिससे गठबंधन में मजबूती बनी रहे। दरअसल एनडीए में जब जेडीयू शामिल नहीं थी
तब बड़ी आसानी से सीट बंटवारे की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन जेडीयू के आने के बाद समीकरण बदल गया है। वैसे बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व किसी भी सहयोगी पार्टी को असहज नहीं होने देना चाह रहा है। यही कारण है कि माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में भी एनडीए में शामिल सभी दल के नेता उपस्थित थे। सूत्रों के माने तो जेडीयू को बिहार में लोकसभा चुनाव में बीजेपी से कम सीट मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। इनमें बीजेपी 17 से 18 सीटों पर लड़ना चाहती है, जबकि जेडीयू को 14 से 15 सीट दी जा सकती है। बीजेपी के फिलहाल 17 और जेडीयू के 16 सांसद हैं, जहां लोजपा के 2 गुट चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की पार्टी के पास भी कुछ 6 सांसद हैं। दोनों दलों में सीटों का बंटवारा इसी अनुपात में होने की संभावना है। जय जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोजपा की भी एनडीए में शामिल है। ऐसे में उन्हें भी 3 से 4 सीट मिल सकती है। दोस्तों, बिहार के वे सभी अभ्यर्थी जो पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनके इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि अभी हम आपके सामने एक ऐसी जानकारी लेकर के आ रहे हैं जो आपको जरूर जान लेना चाहिए। क्योंकि पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी से शुरू हो गई है, जिसके अंतर्गत सभी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस भर्ती में लगभग 221 पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना है। अगर आप भी इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करना चाहते हैं तो आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी तक निर्धारित की गई है। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी है, जिसके पहले तक आपको आवेदन करना होगा, क्योंकि इसके बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे और फिर न ही आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें और फिर अपना आवेदन निर्धारित समय के पहले कर दें। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा तेजस्वी यादव को बच्चा कहे जाने पर आरजेडी भड़क उठी। जहां पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने गुरुवार को कहा कि तेजस्वी यादव बच्चा, ये कहकर के तेजस्वी का कद छोटा नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी ने सरकार में और फिर उसके बाद भी जिस शालीनता और फिर परिपक्वता का परिचय दिया है, जहां उससे उनका कद बहुत ऊंचा हुआ है। शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार को अतीत और तेजस्वी यादव को भविष्य बताया है। यह उन्होंने कहा कि औरतें सांझ होने के बाद घर से निकलती नहीं थी। इस बात की दुहाई कब तक दी जाएगी? जी हाँ, लोग ये जानना चाहते हैं कि बिहार सरकार में जितनी नौकरियां पिछले 17 महीने में मिली है, वह पिछले 17-18 सालों में क्यों नहीं मिली। जब शिवानंद तिवारी ने आगे कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनेगी तो फिर हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। यह 17 महीने पूर्व जब नीतीश कुमार जी फिर से महागठबंधन में शामिल हुए तो फिर कैसे सब कुछ बदल गया, कैसे अपना लिया गया और फिर जितनी नौकरियां दी गई उतनी तो उसके पहले कभी नहीं मिली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने क्या कहा था, तो जिसके जवाब में शिवानंद तिवारी ने ये बातें कही है। तो आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा था कि पहले कितने लोगों को रोजगार मिलता था, पहले पढ़ाई का क्या स्तर था, 2005 से पहले के क्या हालात थे, इन लोगों का जब राज था तब क्या क्या होता था, लोग शाम के बाद बाहर नहीं निकलते थे, जब पहले यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं होता था, सारा काम 2005 के बाद हुआ है। जी हाँ, सड़कें बनी, बड़े बड़े भवन बने, हर घर तक पक्की सड़कें बनी, लोगों के इलाज की सारी व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरा एकमात्र उद्देश्य राज्य का विकास करना है, इसी में लगा हुआ रहूँगा। तेजस्वी यादव क्या है, वो तो अभी बच्चा है, उसको क्या मालूम है, वो तो अभी बच्चा है। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा है कि सही अर्थों में केंद्र सरकार का अंतरिम बजट चुनावी भाषण से ज्यादा खुश नहीं है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिस तरीके से संसद में बजट पेश कर रही थी, उससे साफ लग रहा था कि वे चुनावी भाषण दे रही है। बजट में न आधारभूत संरचना की बात कही गई और न ही किसानों के कल्याण और फिर उनकी तरक्की का मार्ग सुझाया गया। जब उन्होंने कहा है कि बिहार इस अंतरिम बजट से फिर से ठगा महसूस कर रहा है। बिहार के लोगों को आशा थी कि इस चुनावी वर्ष में भी पिछले इस राज्य के विकास के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन फिर से निराशा हाथ। मुकेश सहनी ने आगे कहा कि बजट में भी पूर्व के बजट की तरह 2047 में विकसित भारत का सुनहरा सपना दिखाया गया, जहां इस बजट से एक बार फिर से औद्योगिक घरानों को मदद मिलेगी और फिर गांव के किसान और युवा अच्छे दिनों का इंतजार करेंगे। दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर के भड़ास निकाली है। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि झारखंड की लोकप्रिय सरकार की जनप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र की तानाशाही सरकार उत्पीड़न कर रही है। भाजपा की ये घिनौने हथकंडे अल्प समय के लिए परेशान तो कर सकते हैं, पर पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और हाशियों पर रहने वाले समूह के संकल्प और महत्वाकांक्षाओं को पराजित नहीं कर सकते। भाजपा का डर जग जाहिर है और जनता भी ये
बात अब समझ चुकी है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि हम मजबूती से हेमंत के साथ हैं। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की टूट के बाद लालू प्रसाद की पहली प्रतिक्रिया आज आई है, जहां उनकी प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा है कि वे बिहार के मामले को लेकर भी भड़ास निकाल रहे हो। हालांकि लालू प्रसाद नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी डायरेक्ट कहने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार शाम को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उन्हें रात भर ईडी दफ्तर में रखा गया था। जब वही गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने जनता के नाम एक वीडियो भी जारी किया था। हेमंत सोरेन ने कहा था कि मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं और फिर संघर्ष हमारे खून में भरा है। केंद्र सरकार आदिवासियों और फिर गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रही है, हम लोग कभी झुकने वाले नहीं हैं। दोस्तों, बिहार सरकार की ओर से फ्री जेईई और नीट कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। बिहार बोर्ड में फ्री जेईई नीट परीक्षा फ्री कोचिंग के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो स्टूडेंट इच्छुक है और फिर वे इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिस के अनुसार बिहार बोर्ड वार्षिक माध्यमिक यानी कि मैट्रिक परीक्षा 2024 अप्रियंस विद्यार्थियों के लिए सभी 9 प्रमंडलों, मुख्यालयों, जिलों पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर एवं गया में इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा यानी कि जेईई नीट की तैयारी के लिए फ्री में गैर आवासीय शिक्षण में एडमिशन का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस कोचिंग में क्लास करने के लिए पहले बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जहां एंट्रेंस और फिर इंटरव्यू के बाद एडमिशन होगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 8 फरवरी 2024 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की जेईई और फिर नीट फ्री कोचिंग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। जब बिहार बोर्ड ने कहा कि इस योजना के तहत केवल मैट्रिक अप्रियंस के छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर जाना होगा और इसके बाद होम पेज पर जाकर लिंक यानी कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। दिए गए इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ करके एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद अब लॉगिन पर अपना आवेदन फॉर्म भरना होगा। भरे हुए फॉर्म को सेव और फिर प्रिंट आउट करके निकाल लेना होगा और उसके बाद पेमेंट करना होगा। इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत में कुछ दिन पहले ही तख्ता पलट हुआ है। इसके बाद वापस से सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए का दामन थाम लिया है, जिससे बिहार में बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। जहाँ सीएम नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इन सब के बीच आज सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर जदयू नेताओं को बुलाया। सीएम पार्टी के अधिकारियों के साथ साथ बैठक करने लगे। इस बैठक में जिला अध्यक्ष से लेकर के पूर्व विधायक तक शामिल हुए। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने सभी पदाधिकारियों से उनके क्षेत्र में चल रहे माहौल की जायजा लेने के लिए अपने आवास बुलाया है। सीएम नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़कर के अब बीजेपी के साथ सरकार बना ली है। ऐसे में जनता ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर के किस तरीके की चर्चाएं हो रही है, ये जानने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने सभी नेताओं को बुलाया है। इसके साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भी नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि नए सरकार के गठन होने के बाद पहली बार सीएम नीतीश कुमार ने सभी नेताओं को आवास पर बुलाया। जैसे सीएम लोकसभा चुनाव को लेकर के आगे की रणनीति बनाएंगे। जहां जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी पहुंचे हैं। दोस्तों, 1 अप्रैल 2024 से तय होने वाले नई बिजली दर को लेकर के बिजली आपूर्ति कंपनियों की टैरिफ याचिका पर शुक्रवार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग के कक्ष में अंतिम जनसुनवाई होगी। जहां इस जनसुनवाई में याचिका के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराने वाले कई स्टेक होल्डर्स आयोग की बेंच के समक्ष उपस्थित होकर के अपना पक्ष रखेंगे। जनसुनवाई के बाद विनियामक आयोग ऑर्डर रिजर्व कर देगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस साल फरवरी माह में ही नई दर की घोषणा कर दिए जाने की पूरी उम्मीद है, यानी कि इस बार भी बिजली का बिल बढ़ सकता है। आपको बता दें कि बिजली आपूर्ति कंपनियों ने याचिका में समेकित रूप से 40 पैसे प्रति यूनिट तक खुदरा बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि उपभोक्ता पक्ष के लोग दर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। अधिकांश लोगों ने पिछली बार 2 गुना बढ़ाए गए फिक्स चार्ज को ही वापस लेने की मांग की है। कंपनी की याचिका पर आयोग ने मोतिहारी, पूर्णिया, बिहार शरीफ और सासाराम में शिविर लगाकर के जनसुनवाई पूरी कर ली है। शुक्रवार को पटना में जनसुनवाई के बाद मिले सभी आपत्ति एवं सुझाव के आधार पर आयोग नई दर तय करके उसकी घोषणा करेगा। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज जिला के गोपालपुर से जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल अपने विवादित बयान से सुर्खियों में रहते हैं। वहीं एक बार फिर से अपने बयान से चर्चा में हैं, जहां उन्होंने भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजित शर्मा पर बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मेरे साथ अजित शर्मा का कोई वजूद नहीं है। इसके अलावा गोपाल मंडल ने दावा किया है कि वे लोकसभा चुनाव में 3 लाख वोटों के साथ लीड करेंगे। गोपाल मंडल ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा है कि मैं आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज करूंगा और फिर करीब 3 लाख वोटों से लीड पर रहूंगा।
करूंगा। जहां वहीं उन्होंने भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजय शर्मा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वे पैसे के दम पर चुनाव जीतते हैं और मेरे सामने उनका कोई भी वजूद नहीं है। जिस पर मेरा हाथ होता है वह बनता है विजयी। गोपाल मंडल ने कहा है कि मेरा हाथ जिस राजनेता पर पड़ जाता है वह अपने क्षेत्र में विजयी होता है, चाहे वर्तमान सांसद अजय मंडल हो, शकुनी चौधरी हो, खगड़िया की रेणु सिंह हो। जिस पर मेरी नज़र पड़ जाती है वह अपने क्षेत्र में भारी बहुमत से लीड करता है। एमएलए गोपाल मंडल शाहनवाज हुसैन को टिकट मिलने वाली बात को लेकर के भी दावा किया है कि शाहनवाज हुसैन ने जो चुनाव लड़ा था उसमें मैंने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी सिफारिश की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनके बारे में कहा गया था, तब जाकर के शाहनवाज हुसैन को टिकट मिला और फिर वे चुनाव लड़े। दोस्तों, राहुल गांधी को पप्पू बुलाए जाने को लेकर के ललन सिंह पर कांग्रेस भड़क गई। जी हां, आपको बता दूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के बिहार पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जदयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने पप्पू कहा था, जिसको लेकर के अब कांग्रेस ने भी उन पर पलटवार किया है। जहां बिहार कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद ने उन्हें बिना पैंदी का लोटा करार दे दिया है। जहां शकील अहमद ने कहा है कि कल तक वे अमित शाह को हरका रहे थे, आज अपना चोला बदलते हुए गांधी जी के हत्यारे आरएसएस के लोगों के साथ चले गए हैं। ललन सिंह को पता भी नहीं है कि सामाजिक न्याय क्या होता है। जब सामाजिक न्याय के लिए कभी लड़े नहीं है। जब उनसे पूछे कि वे क्या हैं, संसद में कभी कुछ बोलते तो कभी कुछ बोलते हैं। जहां थे वहां से उन्हें निकाल दिया गया है। उनका कोई भी सामाजिक आधार तक नहीं है। जब कांग्रेस नेता ने कहा है कि उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि दूसरी पार्टी में जोड़ तोड़ करने की। 2016 में भी उन्होंने ये प्रयास किया था हमारी पार्टी को तोड़ने का, लेकिन कामयाब नहीं हुए। जैसे उनके नेता बोलते हैं वे उस रास्ते पर चलते हैं, जबकि हमारे राहुल गांधी जी सीधे रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। जैसा शकील अहमद ने कहा है कि कांग्रेस की पहचान कुर्बानी देने वाली पार्टी की रही है, जबकि ललन सिंह जैसे लोग कुर्बानी देने वाले नहीं हैं। जहां सत्ता भोगी लोग अगर सत्ता नहीं मिलेगी तो फिर पागल हो जाएंगे और फिर परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको बैंक की तरफ से कॉल आए और फिर कहा जाए कि आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है, इसे जारी रखने के लिए आपसे डेबिट कार्ड पर लिखी गई डिटेल्स मांगी जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? ध्यान रखें कि ऐसा करना बेहद ही खतरनाक हो सकता है और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एसबीआई ने बैंक कस्टमर्स को डेबिट कार्ड के मामले में अलर्ट जारी किया है। अगर आपको बैंक अधिकारी के नाम से कोई भी फोन कॉल आए और डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगी जाए तो फिर गलती से भी उसे शेयर ना करें। अगर आपसे डेबिट कार्ड का नंबर, इस पर लिखा CVV नंबर और फिर एक्सपायरी डेट मांगी जाए तो फिर किसी को भी नहीं बताना है। जहां आपके डेबिट कार्ड की डिटेल्स पाकर के स्कैमर्स आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। सुरक्षा के लिए एसबीआई ने कान खुले आसन बताया है। इसका मतलब है कि जब कोई आपसे डेबिट कार्ड की डिटेल्स मांगे या फिर किसी स्कैम की ऑफर दे दे तो फिर उसकी बातों में कान खोल करके सुने और फिर चौकन्ने होकर के मामले को समझे। जहाँ डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना सुविधाजनक है, लेकिन इसकी सुरक्षा भी जरूरी है। जहाँ अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल्स शेयर करते समय सतर्क रहें, क्योंकि इससे धोखाधड़ी हो सकती है। जहाँ यहाँ कुछ हालात बताए गए हैं जिसमें आपको अपनी डेबिट कार्ड की जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए। जहाँ यदि कोई आपको फोन करता है और फिर आपसे आपकी डेबिट कार्ड की जानकारी मांगता है तो फिर सतर्क रहें। भले ही वह बैंक कर्मचारी होने का दावा करें, लेकिन अपनी जानकारी ना दें। वहीं पर ईमेल, अगर आपको ईमेल मिलता है जिसमें आपसे आपकी डेबिट कार्ड की जानकारी मांगी जाती है तो उस पर क्लिक ना करें, यह फिशिंग ईमेल हो सकता है। वहीं पर सोशल मीडिया, कभी भी सोशल मीडिया पर अपनी डेबिट कार्ड की जानकारी शेयर ना करें। अनजान वेबसाइट, सिर्फ भरोसेमंद वेबसाइट पर ही खरीदारी करें। यदि आपको किसी वेबसाइट पर भरोसा नहीं है तो अपनी डेबिट कार्ड की डिटेल्स ना दें। एटीएम पर अलर्ट, एटीएम का उपयोग करते समय सावधान रहें। यदि आपको कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो फिर एटीएम का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, बिहार बोर्ड द्वारा इंटर परीक्षा शुरू हो गई है। इंटर परीक्षा के दिन आज 51 छात्रों को नकल करने के आरोप में निष्कासित कर दिया है, जिसमें सबसे अधिक 22 परीक्षार्थी नवादा में पकड़े गए हैं। वहीं नालंदा में 9 छात्रों को परीक्षा से निष्कासित किया गया है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड द्वारा कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है। जिसमें आज खुद नवादा डीएम ने केंद्र की जांच की, जिसमें एक साथ 22 छात्रों को नकल करते हुए पकड़ा। साथ ही 13 शिक्षकों को भी कार्य मुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि आज पहले दिन ही पहली पाली में बायोलॉजी की परीक्षा ली गई, जब वहीं दूसरी पाली में अर्थशास्त्र की परीक्षा ली गई। इसी दौरान कई जिलों में परीक्षा सेंटर पर पहुंचने में कुछ मिनटों की देरी के कारण परीक्षार्थियों को वंचित कर दिया गया है, जिस कारण परीक्षार्थियों और फिर उनके परिवार वालों ने जम करके हंगामा किया। दोस्तों, देश में लगभग हर कोई पैन कार्ड का इस्तेमाल करता है। किसी भी वित्तीय लेन देन या फिर बैंक संचालन के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में केवल एक बार ही पैन नंबर दिया जाता है, उसके बाद उसे जीवन भर
हर जगह ये नंबर देना होता है। जब पैन कार्ड से ही पता चलता है कि आपके पास कितने बैंक खाते हैं या फिर आप कितने वित्तीय लेन देन करते हैं। यही कारण है कि धोखाधड़ी भी बढ़ रही है। जब पैन कार्ड का इस्तेमाल करते समय आपको बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। अभी हम आपको बता दें कि कैसे पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल हो सकता है और फिर आप इसका कैसे पता लगा सकते हैं। आपको बता दूं कि अगर किसी के हाथ आपका पैन कार्ड और फिर आधार कार्ड लग जाए तो फिर वे आपके नाम पर लोन भी ले सकता है। आजकल कई तरीके के ऐप आसानी से मुहैया करा देते हैं जहां आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके नाम पर लोन लिया गया है। या आपको इसके बारे में तब पता चलेगा जब बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी आपके लोन लेने के लिए आएगी आपसे। जब पिछले कुछ सालों में इस तरीके की धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा कोई भी आपके पैन कार्ड का इस्तेमाल अपना टैक्स बचाव के लिए भी कर सकता है, जहां आपके नाम का रेंट एग्रीमेंट लाखों रुपए की आय दिखा सकता है। जहां भी किराया 1 लाख रुपए से अधिक मकान मालिक का पैन मिलता है। इसके बाद इस पैन के माध्यम से मकान मालिक की आय में धनराशि किराया जोड़ दी जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर पैन कार्ड धोखाधड़ी का पता कैसे लगाएं। आपको बता दूं कि अब अगर आप जानते हैं कि कहीं आपके पैन कार्ड से किसी ने धोखाधड़ी तो नहीं की है तो आप इसके लिए अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। आप फॉर्म 26AS भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह आपको सूचित करेगा कि आपके पैन के साथ छेड़छाड़ की गई है या धोखाधड़ी की गई है। अगर कोई धोखाधड़ी कर रहा है तो फिर इसकी सूचना तुरंत आयकर विभाग को दें, साथ ही पुलिस के पास जाकर के इसकी शिकायत करें। जहां अगर कोई भी आपसे पैन कार्ड मांगता है तो फिर बिना वजह उसे अपना पैन कार्ड देने की गलती ना करें। जहां अगर इसकी कॉपी कहीं चिपकाई जा रही है तो फिर उस पर हस्ताक्षर करें और कारण लिखें। जहां इससे कोई भी आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। दोस्तों, अगर आप भी ड्रिंक करते हैं तो आप जान ले इससे होने वाली गंभीर बीमारियों के बारे में। जी आपको बता दूं कि शराब के हानिकारक प्रभाव के बारे में तो आप सभी जानते हैं। ये न सिर्फ पैसों की बर्बादी है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। ये लीवर, किडनी और फिर दिल के लिए किसी जहर से कम नहीं है। या इसके अलावा अगर लंबे समय तक शराब का सेवन किया जाए तो ये हमारी त्वचा को भी नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए हम आपको अभी बताने जा रहे हैं कि आखिर शराब किस तरह से आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बता दूं कि शराब के सेवन से डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ जाती है, यानी कि डिहाइड्रेशन के कारण त्वचा शुष्क हो जाता है और महीन रेखाएं और फिर झुर्रियां दिखाई देने लगती है। शराब के सेवन से त्वचा सहित शरीर में सूजन हो जा सकती है। ये लालिमा, सूजन और फिर संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है, खास करके रोसेसिया या फिर एक्जिमा जैसी स्थिति वाले व्यक्ति में। शराब त्वचा की सतह के करीब रक्त वाहिकाओं को फैला सकती है जिससे लालिमा हो सकती है, विशेष रूप से गालों और फिर नाक पर तीव्र। शराब के सेवन से मुहासे और फिर सोरायसिस सहित त्वचा संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है। शराब हार्मोन के स्तर को बाधित कर सकती है, त्वचा में तेल उत्पादन बढ़ा सकती है जिससे त्वचा की मौजूदा समस्या और भी बदतर हो सकती है। लंबे समय तक शराब का सेवन ऑक्सीडेटिव तनाव और फिर त्वचा की उम्र बढ़ने से जुड़ा हुआ है। जब ये महीन रेखाएं, झुर्रियों, ढीली त्वचा और फिर असमान त्वचा और टोन को बढ़ावा दे सकता है। शराब पोषक तत्वों की कमी का कारण बनती है। शराब विटामिन ए, सी और फिर ई के साथ साथ जिंक और सेलेनियम जैसे एंटीऑक्सीडेंट के अवशोषित को अवरुद्ध करती है जो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। पोषक तत्वों की कमी से सूखापन, सूजन बढ़ सकती है और फिर कोलेजन उत्पाद कम हो सकता है। दोस्तों, बिहार में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुई है। जहां इस परिवर्तन के बाद बिहार में वापस से एनडीए की सरकार है। जहां हालांकि इस सरकार के गठन के बाद अब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है और न ही विधानसभा के स्पीकर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जहां ऐसे में सत्तारूढ़ दल को सदन में अपना बहुमत साबित करना होगा और फिर अब इन्हीं बातों को लेकर के खबर सामने आई है। खबर यह है कि अब नीतीश कुमार की एनडीए वाली सरकार 10 फरवरी को बहुमत साबित नहीं कर सकेगी, बल्कि इसके 2 दिन बाद यानी कि 12 फरवरी को बहुमत साबित होगा। मेरी जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार अब 12 फरवरी को विश्वास मत प्राप्त करेगी और 13 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। विधानमंडल का बजट सत्र अब पूर्व निर्धारित 10 फरवरी की जगह 12 फरवरी से होगा। इसलिए विश्वास मत के लिए पहले से तय तिथि में बदलाव किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर 9 की शाम से 11 फरवरी तक बिहार में नहीं है। जहां राज्यपाल ने सत्र के कार्यक्रम में बदलाव करने का निर्देश सरकार को दिया है। इसको देखते हुए अब सत्र की नई तिथि तय कर दी गई है। राजभवन से पत्र आने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और फिर विजय सिन्हा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने एक अन्य मार्ग पहुंचे, जहां वहां इसको लेकर के बैठक हुई। इस बातचीत में विजय कुमार चौधरी भी शामिल थे। बैठक में विधानमंडल के समय को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई।
दोस्तों, बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। जब सरकार के बनने के साथ ही कुछ मंत्रियों ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही मंत्री पद की शपथ ले ली थी, लेकिन अन्य लोगों को मंत्रिमंडल की जगह कब मिलेगी, इस सवाल के जवाब के लिए मंत्री पद के दावेदार नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार के साथ विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार ने मंत्री पद की शपथ ले ली थी, लेकिन बाकी के मंत्रिमंडल की तस्वीरें साफ नहीं हुई है। ऐसे में अब इन तमाम सवालों का जवाब बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ सम्राट चौधरी ने कहा है कि कैबिनेट का विस्तार करना मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, इसमें कहाँ कोई बड़ी समस्या है, इसको लेकर के जल्द ही फैसला कर लिया जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैबिनेट विस्तार के बाद और भी लोगों को जगह दी जाएगी, ये तो तय चीज है, इसमें कहाँ कोई बड़ी बात है। इसको लेकर के विपक्ष जो भी आरोप लगा रहा है, इसमें कहाँ कोई समस्या है। इसके अलावा राजद की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि उनका इतिहास जो लोग जानते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि वो तो मात्र 12 विधायक में 1995 में 1.5 साल तक सरकार चलाए थे। यहाँ तो अभी ही 9 मंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री है, आगे जल्द ही कैबिनेट में और भी लोगों को जगह दी जाएगी। दोस्तों, बिहार में अब सभी कोल्ड स्टोरेज सोलर पावर से चलेंगे। जब बिजली की खपत कम करने और फिर बिजली बिल कम करने के उद्देश्य से बिहार के सभी कोल्ड स्टोरेज को सोलर पैनल से जोड़े जाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए सभी पुराने और फिर 12 जिलों में बनने वाले नए कोल्ड स्टोरेज में भी सोलर पैनल की सुविधा दी जा रही है। जिला मुख्यालय से सुदूर क्षेत्रों में भी सोलर पैनल कुल चैम्बर वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। जब सरकार की ओर से इस नई योजनाओं पर 28 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जब विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में मधुबनी, नवादा, औरंगाबाद, बांका, सहरसा, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल और शिवहर में नए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे। इन जिलों में पहले से कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है। जय किसानों को सस्ती दर पर कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध कराने के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जा रही है। बिहार के 12 जिलों में बनने वाले कोल्ड स्टोरेज 2 टाइप के होंगे। यहाँ टाइप 1 और टाइप 2 के 2 श्रेणी में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होगा। जब टाइप 1 कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 5000 टन और टाइप 2 की क्षमता 2000 टन निर्धारित की गई है। टाइप 1 कोल्ड स्टोरेज में एक ही तरीके के मौसमी फसलों का भंडारण होगा, जबकि टाइप 2 की डिज़ाइन इस तरह से की जाएगी कि विभिन्न वस्तुओं और फिर उत्पादकों को वर्ष भर सुरक्षित रखा जा सके। दोस्तों, सरकारी नौकरी खोज रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार विधानसभा में जूनियर क्लर्क, रिपोर्टर, पीए, स्टेनोग्राफर, अटेंडेंट के खाली पड़े पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो निर्धारित अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 तक जारी रहेगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए पात्रता रखते हैं, वे बिना देरी किए हुए इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र बिहार विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर जमा कर सकते हैं, और ये वेबसाइट है vidansabha.bih.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट पास होना चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु पद अनुसार 18-21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। जहां उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 साल तय की गई है। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। आयु की गणना 1 अगस्त 2023 के अनुसार की जाएगी। इस भर्ती में आवेदन पत्र भरने के साथ ही अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। अटेंडेंट पदों के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये एवं SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये शुल्क जमा करना होगा। अन्य सभी पदों के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग एवं अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 600 रुपये और SC/ST वर्ग को 150 रुपये का भुगतान करना होगा। भर्ती से जुड़ी हुई विस्तार से जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोग खूब काजू बादाम खाते हैं। माना जाता है कि इन ड्राई फ्रूट्स को खाने से बीमारियों से बचा जा सकता है। हालांकि हमारे आसपास कई नेचुरल चीज़ें होती हैं जिसमें औषधीय गुण होते हैं। जहां अक्सर नदी तालाब के किनारे आपने एक हरी बेल देखी होगी, जिसमें सफ़ेद या फिर गुलाबी फूल आता है। जहाँ इसे जलकुंभी कहा जाता है। कई जगहों पर जलकुंभी का सेवन सब्जी बना करके किया जाता है। जहाँ आपको जानकर के हैरानी होगी कि जलकुंभी के पत्ते आपकी सेहत को चमत्कारी फायदे दिला सकते हैं। जलकुंभी के पत्तों में सेहत का राज छिपा होता है। नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकली इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट्स के अनुसार जलकुंभी के पत्तों में एंटी फ्लेमेटरी, एंटी फंगल और फिर
एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। जहाँ इसकी वजह से जलकुंभी को सेहत के लिए वरदान माना जा सकता है। जहाँ कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जलकुंभी का इस्तेमाल हैजा, गले में खराश और फिर सांप के काटने के इलाज में किया जा सकता है। जहाँ कई देशों में जलकुंभी को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जलकुंभी के पत्ते, जड़ और फिर फूलों का वैज्ञानिक रूप से परीक्षण किया गया है जिसमें पता चला है कि सभी में कई रासायनिक घटक होते हैं जो बीमारियों से बचाने में कारगर साबित होते हैं। जलकुंभी में एंटी एजिंग तत्व पाए जाते हैं जो लोगों को लंबी उम्र तक जवान बनाए रख सकते हैं। जलकुंभी में एंटी कैंसर भी प्राप्त होती है। जलकुंभी के पत्ते में अनगिनत पोषक तत्व होते हैं जो शरीर में एनर्जी भर सकते हैं और फिर ताकत प्रदान कर सकते हैं। शरीर को चट्टान सा मजबूत और फिर निरोगी बनाने के लिए जलकुंभी का सेवन किया जा सकता है। जलकुंभी स्किन हेल्थ के लिए बेहद लाभकारी है। जहाँ एक्जिमा समेत कई त्वचा रोगों से राहत दिलाने में जलकुंभी के पत्ते का अर्क चमत्कारी साबित हो सकता है। कई स्किन केयर प्रोडक्ट में जलकुंभी का भी इस्तेमाल होता है, तो आप जलकुंभी का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों, किशनगंज शहर के स्थित AIMIM कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के राहुल गांधी पर खूब बरसे, और ये बरसे हैं AIMIM नेता अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि राहुल गांधी को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का वोट चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार पर बोलने से डरते हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि राहुल गांधी किशनगंज और सीमांचल का दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन सीमांचल की समस्याओं को लेकर के कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी की बात तो करते हैं, लेकिन बिहार के कई इलाकों में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई है, लेकिन उस पर उनका मुंह तक नहीं खुलता है। उन्होंने कहा है कि नूह में बुलडोजर चल करके बेघर कर दिया गया, जहाँ उन पर वे कुछ नहीं बोलते हैं। वहीं उन्होंने किशनगंज AMU शाखा को लेकर भी खूब बोले। 2014 लोकसभा चुनाव में वोट लेने के लिए दिखावा करके AMU का उद्घाटन किया गया था, जमीन भी दिया गया। 4 साल तक उनकी सरकार रही, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये कहना है अख्तरुल ईमान का। वहीं पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने अपने अभिभाषण में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अख्तरुल ईमान को दूल्हा बनाने को लेकर घोषणा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील के साथ अख्तरुल ईमान भी अल्पसंख्यक और फिर पिछड़े जाति के लोगों के लिए आवाज उठाने का कार्य करेंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।